नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का जीके नॉलेज शो में। यहां हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखते हैं। ये शो है उन सब के लिए जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलें, एक सफर पे निकलते हैं जहाँ नॉलेज और मजा दोनों मिलेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कई अनसुने तथ्य और रोचक कहानियां। आज बड़े चौकों के सबूत थे। अमेजोनस में जिवारों के पड़ोसी जनजातियों के बीच लड़ाई और युद्ध हुए हैं। शुआर सहित जिवारों समूह की कई जनजातियां ट्रॉफी के लिए सिर काटने और सिर कम करने का अभ्यास करती थीं। ब्राजील और वेनेजुएला के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में मिशनरियों के खातों ने यानोमामी जनजातियों में निरंतर अंदरूनी लड़ाई का वर्णन किया है। औसतन 1/3 से अधिक यानोमामो पुरुष युद्ध से मर गए। मुंडुरुकू एक युद्धप्रिय जनजाति थी जो ताबजोस नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी और पड़ोसी जनजातियों द्वारा भयभीत थी। 19वीं सदी की शुरुआत में मुंडुरुकू को ब्राजीलियाई लोगों द्वारा शांत और अधीन कर लिया गया था। अमेजन रबर बूम के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि आप्रवासियों द्वारा लाई गई बीमारियों जैसे टाइफस और मलेरिया ने 40,000 मूल अमेजोनियन लोगों को मार डाला। 1950 के दशक में ब्राजील के खोजकर्ता और स्वदेशी लोगों के रक्षक कैंडिडो रॉन्डोन ने विलास बोआस भाइयों के अभियान का समर्थन किया, जिसे सरकार और माटो ग्रोसो के पशुपालकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और जिसके कारण 1961 में झिंगू नदी के किनारे स्वदेशी लोगों के लिए पहला ब्राजीलियाई राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। 1961 में ब्रिटिश खोजकर्ता रिचर्ड मेसन की हत्या पानारा नामक एक अज्ञात अमेजन जनजाति ने की थी। मैट्सेस ने बाहरी दुनिया के साथ अपना पहला स्थायी संपर्क 1969 में बनाया था। उस तारीख से पहले वे पेरू सरकार के साथ प्रभावी रूप से युद्ध में थे। 9 देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं। अधिकांश वर्षावन 58.4% ब्राजील की सीमाओं के भीतर समाहित है। अन्य 8 देश पेरू हैं, जिनमें 12.8%, बोलीविया में 7.7%, कोलंबिया में 7.1%, वेनेजुएला में 6.1%, गुयाना में 3.1%, सूरीनाम में 2.5%, फ्रेंच गुयाना में 1.4% और इक्वाडोर में 1% वर्षावन है। वर्षावन संभवतः योसीन युग यानी 56 मिलियन वर्ष से 33.9 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान बना था। यह उष्णकटिबंधीय तापमान में वैश्विक कमी के बाद दिखाई दिया, जब अटलांटिक महासागर अमेजन बेसिन को गर्म नम जलवायु प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ा हो गया था। वर्षावन कम से कम 55 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और अधिकांश क्षेत्र कम से कम वर्तमान हिमयुग तक सवाना प्रकार के बायोम से मुक्त रहा, जब जलवायु शुष्क थी और सवाना अधिक व्यापक था। क्रेटेशियस पेलोजेन विलुप्त होने की घटना के बाद डायनासोर के विलुप्त होने और नम जलवायु ने उष्णकटिबंधीय वर्षावन को पूरे महाद्वीप में फैलने का मौका दिया होगा। 66 से 34 मिलियन वर्ष पूर्व तक वर्षावन 45 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ था। पिछले 34 मिलियन वर्षों के दौरान जलवायु में उतार चढ़ाव ने सवाना क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तार करने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए ओलिगोसीन के दौरान वर्षावन अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टी में फैल गया था। मध्य मियोसीन के दौरान यह फिर से फैल गया। फिर अंतिम हिमंद अधिकतम पर ज्यादातर अंतर्देशीय संरचना में सिमट गया। हालांकि वर्षावन इन हिमंद अवधि के दौरान भी पनपने में कामयाब रहे, जिससे प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता के अस्तित्व और विकास की अनुमति मिली। ऐसा माना जाता है कि मध्य योसीन के दौरान अमेजन के जल निकासी बेसिन को पुरुष आर्क द्वारा महाद्वीप के मध्य में विभाजित किया गया था। पूर्वी तरफ का पानी अटलांटिक की ओर बहता था, जबकि पश्चिम की ओर पानी अमेजोनस बेसिन के पार प्रशांत की ओर बहता था। हालांकि जैसे जैसे एंडीज पर्वत ऊपर उठे, एक बड़ा बेसिन बना जिसने एक झील को घेर लिया, जिसे अब सोलिमोस बेसिन के नाम से जाना जाता है। पिछले 5 से 10 मिलियन वर्षों के भीतर यह जमा पानी पुरुष आर्क को तोड़कर अटलांटिक की ओर पूर्वी प्रवाह में शामिल हो गया। इस बात के प्रमाण है कि पिछले 21,000 वर्षों में अंतिम हिमंदी अधिकतम एलजीएम और उसके बाद के विहिमंदन के माध्यम से अमेजन वर्षावन की वनस्पति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अमेजन बेसिन पैलियोलेक्स
और अमेजन फैन से तलछट जमा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एलजीएम के दौरान बेसिन में वर्षा वर्तमान की तुलना में कम थी और यह लगभग निश्चित रूप से बेसिन में कम नम उष्णकटिबंधीय वनस्पति कवर के साथ जुड़ा था। वर्तमान समय में अमेजन में सालाना लगभग 1 फीट वर्षा होती है। हालांकि इस बात पर बहस है कि यह कमी कितनी व्यापक थी। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि वर्षावन छोटे अलग थलग शरण स्थलों में सिमट कर रह गए थे, जो खुले जंगल और घास के मैदान से अलग थे। अन्य वैज्ञानिकों का तर्क है कि वर्षावन काफी हद तक बरकरार रहा। सहारा रेगिस्तान की धूल अमेजन तक उड़कर आई। अमेजनियन वर्षावन को उर्वरित करने वाली 56% से अधिक धूल सहारा रेगिस्तान में उत्तरी छाड़ में बोडेले अवसाद से आती है। धूल में फास्फोरस होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल सहारा की धूल बारिश और बाढ़ से अमेजन की मिट्टी में हर साल बह जाने वाले फास्फोरस की बराबर मात्रा की जगह लेती है। नासा के कैलिप्सो उपग्रह ने सहारा से अमेजन तक हवा द्वारा ले जाई गई धूल की मात्रा को मापा है। हर साल औसतन 182 मिलियन टन धूल सहारा से हवा द्वारा उड़ा दी जाती है। कुछ धूल अटलांटिक में गिरती है, जिसमें से 15% अमेजन बेसिन में गिरती है। इसमें से 22 मिलियन टन फास्फोरस होता है। कैलिप्सो पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और अन्य एरोसोल के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्कैन करने के लिए लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग करता है और नियमित रूप से सहारा अमेजन धूल के गुब्बार को ट्रैक करता है। कैलिप्सो ने परिवहन की गई धूल की मात्रा में भिन्नता को मापा है। 2007 में परिवहन की गई धूल की उच्चतम मात्रा और 2011 में सबसे कम मात्रा के बीच 86% की गिरावट। यह संभवतः सहारा की दक्षिणी सीमा पर अर्धशुष्क भूमि की एक पट्टी सहेल में वर्षा में भिन्नता के कारण हो रहा है। अफ्रीका में बायोमास जलने के कारण अमेजन फास्फोरस भी धुएं के रूप में आता है। Amazon प्राइम वीडियो की अगली कड़ी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।